नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 25। इससे पहले दोस्तों सामान्य अध्ययन से 24 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिसे आप चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे, और यहाँ पर हम दोस्तों हर क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन देखिए, दिल्ली, कन्नौज, प्रयाग, राजगृह। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज स्थानांतरित की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको हर्षवर्धन से यहाँ पर याद रखना है, हर्षवर्धन जो है दोस्तों इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, इनकी हर्षवर्धन ने कब से कब तक शासन किया। तो हर्षवर्धन ने दोस्तों 606 से लेके, यानी कि 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हर्षवर्धन जो है किस वंश के शासक थे? ठीक है, तो हर्षवर्धन दोस्तों किस वंश के शासक थे? पुष्यभूति वंश। ठीक है, ठीक है, पुष्यभूति वंश। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री जो है दोस्तों भारत आया था। कौन आया था सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में? चीनी यात्री हुइनसांग भारत आया था दोस्तों। कौन आया था? हुइनसांग। ठीक है, कौन आया था? हुइनसांग दोस्तों भारत आया था। और हुइनसांग ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है। कौन सी लिखी है हुइनसांग ने पुस्तक? तो हुइनसांग ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सी यू की। ठीक है, क्या है? सी यू की, सी यू की। ठीक है, सारे याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है आपको, हर्षवर्धन जो है दोस्तों कन्नौज को प्यार से क्या बुलाते थे? ठीक है, हर्षवर्धन दोस्तों कन्नौज को प्यार से क्या बुलाते थे? कन्नौज को प्यार से बुलाते थे महोदय श्री। क्या बुलाते थे? महोदय, महोदय श्री। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको हर्षवर्धन से दोस्तों याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है ये किसने किया था। ऑप्शन देखिए, बाबर, हुमायूं, मीर बाकी, निजामुल मुल्क। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अयोध्या बाबरी मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने किया था? मीर बांकी ने। किसने किया था? मीर बांकी ने दोस्तों बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है, अयोध्या का जो पुराना नाम है, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है अयोध्या का पुराना नाम क्या था? क्या था? अयाज सा। ठीक है, क्या था? याद रखेंगे इसको। अयोध्या का दोस्तों पुराना नाम क्या था? अयाज सा था दोस्तों। याद रखेंगे इसको, ये भी आपको पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है पृथ्वी का निकटतम ग्रह इनमें से कौन सा है। ऑप्शन देखिए, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्रमा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करें शुक्र की, तो शुक्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, इवनिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक, साथ ही साथ इसको पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी की जो है इसको क्या कहा जाता है? सिस्टर कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर पृथ्वी का निकटतम ग्रह पूछा है।
ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सूर्य के निकटतम ग्रह, ठीक है, सूर्य का निकटतम ग्रह, ठीक है, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे निकटतम ग्रह है बुध, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर शुक्र को क्या कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। शुक्र को दोस्तों सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, गर्म ग्रह, ठीक है। तो याद रखेंगे, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र और सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको बताना है सूर्य ग्रहण जो है कब होता है। ऑप्शन देखिए, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा, पूर्णिमा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका? तो सूर्य ग्रहण दोस्तों अमावस्या को लगता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 4 का? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रतिपदा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, अमावस्या को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिपदा कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, अमावस्या को, ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको प्रतिपदा कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो सूर्य ग्रहण कब होता है और एक चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। सूर्य ग्रहण में आपको पता ही है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है। जब चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के, ठीक है। यहाँ पर सूर्य कर दें, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में दोस्तों क्या होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण दोस्तों तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। दोनों चीज याद रखेंगे, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? इनमें से अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम बताना है। गोदावरी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है इनमें से? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 5 का? 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ताप्ती, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आपको याद रखनी है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं दोस्तों, जैसा आपका ताप्ती हो गया, ठीक है, ताप्ती हो गया, ठीक है, नर्मदा हो गया, ताप्ती, नर्मदा, माही, ठीक है, प्लस आपका क्या हो गया? लूनी हो गया, लूनी नदी, ठीक है। साथ ही साथ आपका घग्गर नदी होगी, ठीक है। ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे, अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ होती हैं ये दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है, ठीक है। क्या नहीं बनाती हैं? डेल्टा नहीं बनाती हैं। आपको कभी पूछा जा सकता है निम्न में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। ताप्ती, नर्मदा, माही, लूनी, घग्गर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। 6 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा राइट आंसर 6 का? 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है।
याद रखेंगे मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे मूल अधिकार जो है आपके मूल अधिकार का आर्टिकल आपका 32 क्या कहता है? ठीक है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 ये कहता है यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हो। ठीक है। और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मूल अधिकार जो हैं ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार या जो मूल अधिकार हैं ये आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों मूल अधिकार जो है कौन से भाग में है ये भी पूछ लिया जाता है। तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में है। ठीक है। मूल अधिकार जो है किस में है? भाग 3 में है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकारों को लिया गया है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है। तो देखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है तो इसका निर्णय कौन करता है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर धन विधेयक की बात हो रही है तो धन विधेयक दोस्तों ये किस अनुच्छेद में आता है? ठीक, किस आर्टिकल में आता है धन विधेयक? तो ये आता है आपका आर्टिकल 110 में। ठीक है। ये याद रखेंगे आर्टिकल 110 में क्या आता है आपका? धन विधेयक आता है। ठीक है। धन विधेयक को दोस्तों पेश किया जाता है, कहाँ किया जाता है धन विधेयक को पेश? लोकसभा में किया जाता है। ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कैग। ठीक है। क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। तो कैग दोस्तों क्या कार्यकाल रहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का? 4 वर्ष, 5, 6, 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष। ठीक है। याद रखेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ये दोस्तों अनुच्छेद किस में आता है? किस आर्टिकल में आता है? याद रखेंगे ये आता है आर्टिकल आपका 148 में। ठीक है। अनुच्छेद 148 यानी कि 148 में दोस्तों क्या आता है आपका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। अनुच्छेद 148 के तहत एक महालेखा नियंत्रक होगा। ये आपका किस में है? 148 में है। ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपको बताना है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन देखिए, तक्षशिला, कौशाम्बी, अतरंजी खेड़ा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा। ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ याद रखेंगे जो अतरंजी खेड़ा है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूपी में। ठीक है। ये भी साथ में आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर कीजिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो
क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है आपका? गुजरात है। और लंबाई की बात करें तो इसकी तटरेखा की जो लंबाई है दोस्तों कितनी है? 2340.62 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तटरेखा की लंबाई वाला राज्य है आपका गुजरात और सबसे कम है आपका गोवा। ठीक है, याद रखेंगे क्या है? गोवा। तो गोवा की तटरेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो गोवा की तटरेखा की जो लंबाई है दोस्तों वो है आपकी कितनी है? 101 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं गोवा की सीमा जो है महाराष्ट्र व कर्नाटक से लगती है। ठीक है, तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे। गुजरात की तटीय सीमा लगभग कितनी है? 2340.62 किलोमीटर है और यह दोस्तों सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य है। और बात करें सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य तो वो है गोवा और गोवा की तटरेखा की जो लंबाई है वो है आपका 101 किलोमीटर। ठीक है, चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो सोयाबीन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया स्टेट। ठीक है, क्या कहा जाता है? सोया स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, और क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है इसको। ठीक है, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, साथ ही साथ सर्वाधिक वन यहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वन। ठीक है, सर्वाधिक वन जो है कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे, मध्य प्रदेश अकेले ही जो है आपका 50% से अधिक उत्पादन करता है सोयाबीन का। ठीक है, 50% से अधिक उत्पादन करता है दोस्तों सोयाबीन का। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर करेंगे, पर्वतीय पर्यटन स्थल अरकू किस राज्य में है? ठीक है, तो ये हिल स्टेशन बताना है आपको अरकू, ये किस राज्य में है? ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो हिल स्टेशन है आपका अरकू, ये कहाँ आता है आपका, किस राज्य में आता है? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो हिल स्टेशन है आपका अरकू, ये कहाँ आता है आपका? आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, अब बाकी जानते हैं आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी डांस जो है आपका फेमस है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और साथ ही साथ पुलिकट झील हो गया। ये सारे फैक्ट आंध्र प्रदेश से मैंने पहले भी आपको ये आपका जो है आंध्र प्रदेश वाला टॉपिक इसमें कराया था। ठीक है, जब मैंने आपको स्टेट करवाई थी इसमें। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, किस अधिवेशन में चुना गया था ये बताना है। ऑप्शन देखिए, अमृतसर अधिवेशन 1919, बेलगाम अधिवेशन 1924, लाहौर अधिवेशन 1929 या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? महात्मा गांधी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनेंगे तो कौन से अधिवेशन में चुनेंगे? तो दोस्तों 13 का राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, 1924 1924 में बेलगाम अधिवेशन में दोस्तों महात्मा गांधी जी को क्या किया गया? अध्यक्ष चुना गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों महात्मा गांधी की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे जो आपके आंदोलन चलाए हैं। ठीक है, जिनमें आपका आता है चंपारण आंदोलन आता है, सबसे पहले चंपारण चलाया था, चंपारण आंदोलन। ठीक है, कब चलाए? 1917 में। 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया। ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है,
तो अहमदाबाद आंदोलन कब चला है? ये चला है 1918 में, ठीक है। साथ ही साथ खेड़ा आंदोलन चला है, ठीक है, खेड़ा। तो खेड़ा आंदोलन कब चला है? खेड़ा आंदोलन चला है, कब चला है? 1918 में ही चला है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों असहयोग आंदोलन चला है, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब चला है? असहयोग आंदोलन कब चला है? 1920 में चला है, ठीक है। ये आंदोलन आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन कब चला है? भारत छोड़ो आंदोलन चला है 1942 1942 में। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखना है, महात्मा गांधी ने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो वो था दोस्तों सेकंड, आपका जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इनकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी से सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इसका आंसर कीजिए। महाकश्यप की अध्यक्षता में किस बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? यानी कि बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? महाकश्यप जो है कौन सी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा पहली बौद्ध संगीति में, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका 4 जो है बौद्ध संगीति हुई हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनका पूछा जाता है कौन शासक था उस समय, कहाँ हुआ और अध्यक्षता किसने की, तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, बौद्ध संगीति की बात करें तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी? पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, ठीक है। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी पहली बौद्ध संगीति? राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी दोस्तों। और शासक कौन था उस समय? शासक था दोस्तों अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जो है दोस्तों उस समय शासक था। और अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की महाकश्यप ने, ठीक है। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगीति हुई आपका 383 ईसा पूर्व, ठीक है, 383 ईसा पूर्व, ठीक है। कहाँ हुई? वैशाली में। कहाँ हुई? वैशाली में हुई दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों शासक कौन था? किसके शासन में हुआ था? कालाशोक। शासक कौन था? शासक था दोस्तों कालाशोक, ठीक है। कालाशोक तो दोस्तों शासक था। और अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी दोस्तों सबा कामी ने, ठीक है। किसने की थी? सबा कामी, ठीक है। तो याद रखेंगे। साथ ही साथ तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व जो है ये तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, ठीक है। और कहाँ हुई थी आपको पूछा जा सकता है, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र, ठीक है। शासक कौन था? अशोक। अशोक के शासन में हुआ था, तो अशोक, ठीक। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी आपका 72 ईस्वी में, ठीक है। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी कब हुई थी? 72 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और उस समय अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था वसुमित्र, ठीक है। कौन था चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष? वसुमित्र था दोस्तों, ठीक है। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में, ठीक है। शासक कौन था चौथी बौद्ध संगीति में? शासक था कनिष्क। शासक कौन था? कनिष्क। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी बौद्ध संगीति पूछ ली जाती है, कब हुई, ठीक है, और साथ ही साथ अध्यक्ष कौन था, ठीक है, किसके शासन में, और शासक कौन था और कहाँ हुआ, ठीक है। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चारों बौद्ध संगीति याद रखनी है। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो बौद्ध संगीति हुई दोस्तों वो आपका 483 ईस्वी पूर्व में हुई राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। शासक कौन था? अजातशत्रु, ठीक है। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष कौन था? सबा कामी, ठीक है। कहाँ हुआ था? वैशाली में।
शासक कौन था? कालाशोक। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों 250 ईसा पूर्व में। ठीक है। और अध्यक्षता किसने की? मोगली-पुत्र तिस ने। ठीक है। और कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है। और शासक कौन था? अशोक। चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों ये आपका 72 ईस्वी में हुई। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और कहाँ हुआ? ये हुआ कुंडलवन कश्मीर में। और शासक कौन था? कनिष्क। ठीक है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? आपको बताना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था। ऑप्शन देखिए, रोजगार सृजन और सतत विकास, समावेशी और सतत विकास, तेज सतत और अधिक समावेशी विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक चली? ये चली 2012 से लेके 2017 तक। ठीक है। और इसका नारा क्या था दोस्तों? नारा था, क्या था? नारा था तेज सतत और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या नारा था? तेज सतत और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। बात करें दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इस योजना का जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? तीव्र और समावेशी विकास प्राप्त करना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारत में प्रगतिशील कर का उदाहरण क्या है? ऑप्शन देखिए, निगम कर, संपत्ति कर, आय कर, बिक्री कर। तो आपका प्रगतिशील कर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। जिसे हम क्या बोलते हैं? आयकर। ठीक है। तो प्रगतिशील कर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आयकर। ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। प्रगतिशील कर दोस्तों एक ऐसा कर है जिसके तहत उच्च आय वाले व्यक्तियों को कम आय वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक प्रतिशत कर का भुगतान करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन देखिए, हुसैन अली, अबुल हसन यमन उद्दीन खुसरो, उलुक हसन, या फिर शाहिद हुसैन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अमीर खुसरो का दोस्तों आपको वास्तविक नाम बताना है। तो 17 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल हसन यमन उद्दीन खुसरो। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। खुसरो का ये वास्तविक नाम था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। हाल ही में मोदी मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये मैंने आपको पहले भी आपको करंट अफेयर्स वाली क्लास में बताया था। तो मोदी मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमित त्रिपाठी, कंचन चक्रवर्ती, बर्जिस देसाई, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोदी मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों बर्जिस देसाई ने। ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है। याद रखेंगे मोदी मिशन नामक बुक किसने लिखी है? बर्जिस देसाई ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि गुर्दा प्रत्यारोपण करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? ऑप्शन देखिए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल पुणे, एम्स नई दिल्ली, या फिर सफदरजंग अस्पताल दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है आपको। रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल है दोस्तों एम्स दिल्ली। ठीक है। एम्स नई दिल्ली जो है दोस्तों ये पहला जो है सरकारी अस्पताल है जिसने किडनी ट्रांसप्लांट किया है रोबोट की मदद से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आपको बताना है भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन देखिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो है स्थापित किया गया है दोस्तों असम में। ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है।
तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।